हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में मैं फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा, यानी लेक्चर नंबर 1 ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, तो उसमें हमने समझा था व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। उसके अलावा हमने समझा ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे फाइंड करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के सभी रूल्स हमने देखे थे, उसके कई सारे एग्जांपल्स देखे, कई सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। इसके अलावा हमने कल ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, उनमें क्या डिफरेंस है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो हमने कल देख लिए थे। अब उसी पार्ट को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। आगे बढ़ाने वाले इन द सेंस उसके आगे का पार्ट। आज की इस वीडियो में हम क्या क्या करेंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये सभी को एक एक करके समझेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं। देन आगे बढ़ते हुए हम एन फैक्टर पे पहुंचेंगे कि एन फैक्टर क्या है, कैसे इसको फाइंड करते हैं, क्योंकि बैलेंसिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एन फैक्टर। और उसके अलावा नॉर्मेलिटी भी आज समझने वाले हैं, तो नॉर्मेलिटी निकालने के लिए भी तो एन फैक्टर जरूरी है। तो ये सारी चीजें हम एक एक वन बाय वन, कहते हैं ना, एकदम बेसिक से एडवांस तक सीखने वाले हैं। बेसिक से एडवांस मतलब हमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, देन हम हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो छोड़ना नहीं है। और ये चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि आसान चैप्टर है। और आसान चैप्टर में से अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे वो इजी आए या डिफिकल्ट आए, वैसे इसमें से डिफिकल्ट क्वेश्चन कम आता है, इसमें ज्यादातर बैलेंसिंग के और ऑक्सीडेशन नंबर से क्वेश्चन आ जाता है, वो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप उसके लिए रेडी रहे। ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपको कभी भी डरना नहीं है कि यार रिडॉक्स से इतना मुश्किल क्वेश्चन क्यों आ गया, नहीं, आपको हर चीज के लिए रेडी रहना है। और वैसे भी अगर आप नीट और जेई की तैयारी कर रहे हो, तो आप बिल्कुल भी ये मान के मत चलो कि इजी क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आएगा। आपको तो रेडी रहना है। आप तो प्रिपेयर कर रहे हो उस एग्जाम के लिए जिसके लिए लाखों लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यानी आपको लाखों के साथ कॉम्पीट करना है ना, आपको एक दो के साथ नहीं, या अपनी क्लास में कॉम्पीट नहीं करना है। जैसे स्कूल में एग्जाम्स चलते हैं ना कि मैं फर्स्ट आ जाऊंगा, 40 बच्चों में, 50 बच्चों में, 100 बच्चों में फर्स्ट आना एक अलग बात है। लेकिन वही लाखों बच्चों में से अगर आपको हजारों में आना है, तो वो ज्यादा डिफिकल्ट है। 20 लाख में से अगर 20,000 सिलेक्ट हो रहे हैं, या 20 लाख में से अगर 50,000 सिलेक्ट हो रहे हैं, तो वो ज्यादा डिफिकल्ट है क्लास में 100 में से एक आने से भी। क्योंकि क्लास का तो आपको पता है, लेकिन यहाँ आपको पता ही नहीं है आपका कंपटीशन किससे है। तो इस चीज को ध्यान में रख के चलना है और बिल्कुल मोटिवेट रहना है आपको। बिल्कुल भी डिमोटिवेशन आपको रखनी नहीं है। और ये जो हमने सीरीज स्टार्ट की है ना, इस सीरीज का मोटो ही ये है कि हम जीरो टू हीरो, यानी बेसिक से एडवांस तक पहुंचेंगे। अगर आप जीरो हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हीरो बन सकते हो। लाइफ में हर कोई जीरो से ही स्टार्ट करता है ना। अगर कोई बैट्समैन खेलने आता है, सपोज करो क्रिकेट चल रहा है, तो वो जीरो से स्टार्ट करता है और तब जाके वो सेंचुरी बनाता है। ऐसा तो नहीं है कि वो स्टार्ट 90 रन से करेगा या 50 रन से करेगा, जीरो से ही स्टार्ट करेगा ना। हर इनिंग में उसको जीरो से स्टार्ट करना होता है। तो आपका भी सेम है। आप रिडॉक्स रिएक्शन अगर बिल्कुल भी नहीं जानते ना, आपने 10th में नहीं पढ़ा, आपने 11th में नहीं पढ़ा, आप इस वीडियो में देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको कॉपी और पेन जरूर लेके बैठना है। विदाउट कॉपी और पेन लेके मत बैठना। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, वीडियो ऐसी देखने से क्या फायदा है। ये कोई एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं है, ये एजुकेशनल वीडियो है। तो आपको तैयार रहना है उसके लिए। आपको खुद समझना है, खुद सीरियस बनना है। आपका एग्जाम है ना, आपको आपके मार्क्स आएंगे तो आपको फायदा होगा, आपको बेनिफिट होगा, किसी और को तो नहीं होने वाला है। क्लियर है ना। आज थोड़ा ज्यादा हो गया ज्ञान, बट चलिए कोई बात नहीं, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सब स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जो जो आ गया है वीडियो देखने, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताओ, अपनी प्रेजेंस दिखाओ, ठीक है। आप कुछ भी लिखो, बट पता चलना चाहिए कि ठीक है आप आ गए हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। आज की इस वीडियो में हमारा फर्स्ट टॉपिक यही होने वाला है कि रिडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है। तो आप देख सकते हो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एक एक करके हम समझने वाले हैं, ठीक है, कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है। देखो सिंपल सी बात है, हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन से।
फिर डिकम्पोजिशन से, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन से। डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में आपको सोचना होगा। लेकिन अगर आप 10th में पढ़ के आए हो ना, तो आपको चारों भी आती होगी, क्योंकि वहां तो आप केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में पढ़ के ही आए हो। तो थोड़ा सा अगर नहीं भी आता है या आता भी है तो भी आपका रिवीजन हो जाएगा। पहले हम आते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? सिंपल, जहां पर भी हमारे दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाए, वो क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि ए प्लस बी गिव्स अ प्रोडक्ट पी। ठीक है, पी मतलब मैं प्रोडक्ट को डिनोट कर रहा हूं। ए और बी हमारे क्या है? रिएक्टेंट है। ये क्या है? रिएक्टेंट। एंड दिस इज प्रोडक्ट। यही होगा ना? सिंपल, H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, 2H2 प्लस O2, वो बैलेंस कर लेंगे। H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। तो इस टाइप की रिएक्शंस आपको देखने को मिलेगी, जहां पर दो रिएक्टेंट मिलके कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। विद एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये अभी मैंने आपको समझा दिया। यहाँ A प्लस बी गिव्स सी, सी हमारा प्रोडक्ट है, ये याद है ना आपको? इतना तो आपको समझ में आता है। अब जैसे ये वाला एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को देखो। वैसे तो मैंने आपको एग्जाम्पल वर्बली भी बताए थे, बट यहां पर भी देख लो। सी प्लस ओ टू गिव्स CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन को मिला के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना ली। ठीक है ना? तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ये तो सिंपल है, ये तो आप समझ सकते हो कि दो रिएक्टेंट कंबाइन हो गए एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, मतलब आपस में रिएक्टेंट आपस में गए और उन्होंने एक प्रोडक्ट बना लिया, जैसे ये। सिंपल। अब देखो, इसके अलावा अब आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसमें क्या होगा? उसमें उल्टा होगा। उसमें जो एक हमारा सिंगल रिएक्टेंट होगा वो डीकम्पोज होगा, यानी ब्रेक होगा दो प्रोडक्ट्स में। कैसे होगा वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, सी गिव्स ए प्लस बी। कैसे? अब ये समझो कैसे हुआ, एग्जाम्पल है ना। जैसे यहां पर देखो 2H2O ब्रेक हो गया 2H2 प्लस O2 में। अब ब्रेक हो गया, इसका मतलब ये हुआ ना कि मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट आपका दो प्रोडक्ट में टूट रहा है सिंपली, यानी एक रिएक्टेंट से हम दो प्रोडक्ट बना रहे हैं यहां पर। अब अगर मैं इसको ऐड करता और यहाँ पर 2H2O लिख देता, मतलब इसको उल्टा कर देता, तो क्या हो जाती? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाती। इसको उल्टा कर दूंगा तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना। यहाँ पर देखो, तो सिंपल है। कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन को तो आप ऐसे भी समझ लेते हो कि एक दूसरे के ये अपोजिट है। जैसे ए प्लस बी गिव सी, वो क्या हो रहा था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां दो रिएक्टेंट थे एक प्रोडक्ट था। और यहाँ पर सी गिव्स ए प्लस बी। अब ये उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका ऑपोजिट हो गया। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, आप क्लास 11th में हो तो आपको लिखने के लिए तो आएगा नहीं कि राइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपको एग्जांपल्स आने चाहिए। आप क्वेश्चन देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाली रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? जिसमें आपके लेस रिएक्टिव एलिमेंट और मोर रिएक्टिव एलिमेंट को देखा जाता है। जो हमारा मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, यानी ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा, वो क्या करेगा? लेस रिएक्टिव वाले को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा, यानी उसकी उसकी जगह लग जाएगा। इसको हम विद एग्जांपल ही देख सकते हैं वैसे तो, पर इसका फॉर्म आप देख लो पहले। जैसे x प्लस वाई जेड गिव्स एक्स जेड प्लस वाई। अब यहां पर देखो, x ने क्या किया? y को डिस्प्लेस कर दिया, y को बाहर निकाल दिया। x ने क्या किया? डिस्प्लेस किया। किसको? y को। तो y बाहर आ गया और एक्स जेड ऐसे लिख दिया। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं अगर, तो जैसे मैंने लिखा Zn प्लस CuSO4। ठीक है, CuSO4 कॉपर सल्फेट। अब जिंक और कॉपर में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक है। तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहां बन क्या जाएगा? ZnSO4 प्लस Cu। कॉपर मेटल अलग हो गया। बताओ, क्लियर है कि नहीं? अरे जल्दी बताओ, क्लियर है कि नहीं?
इसी टाइप से आप इसके एग्जांपल्स देख सकते हो, जैसे यहाँ पर भी दिया है ना, कॉपर प्लस 2AgNO3, कॉपर प्लस 2AgNO3। अब कॉपर और अर्जेंटेनियम यानी सिल्वर में कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है? कॉपर। कॉपर क्या करेगा? इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा? कॉपर नाइट्रेट प्लस 2Ag बाहर आ गया। ठीक है, सिंपल सी बात है ना। जो हाईली रिएक्टिव है या जो ज्यादा रिएक्टिव है वो क्या कर रहा है? लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहा है। जैसे यहाँ लिखा है सोडियम प्लस H2O। अब देखो, सोडियम और हाइड्रोजन में अगर मैं कंपेयर करूं तो सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होगा या हाइड्रोजन होगा? सिंपल सी बात है, सोडियम ज्यादा होगा। रिएक्टिविटी सीरीज तो आपको याद होगी ना, अगर नहीं है तो एक बार चेक कर लेना। उसमें आप चेक कर लोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। वैसे भी मेटल्स जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, सोडियम पोटेशियम, इतना तो आपको याद होगा। तो यहाँ पर क्या करेगा? सोडियम इसको डिस्प्लेस करके NaOH बनाएगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। सिंपल सी चीजें हैं। देखो केमिस्ट्री में यही है, अगर आप थोड़ा थोड़ा याद करते चलोगे ना बेसिक्स को, तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप सोचोगे कि नहीं कुछ नहीं करना, बस सारा कुछ एक ही बार में करेंगे, तो फायदा नहीं है। क्योंकि रिवीजन का भी फायदा तभी है जब आप एक एक चीज को शुरू से करते चलो। अगर आप ऐसा सोचोगे ना कि मैं एक बार में कर लूं या फिर मैं बाद में कर लूंगा, बाद में देख लूंगा, तो वो फिर बढ़ता जाएगा। काम को जितना पहले से करते चलोगे उतना फायदा है। जितना ज्यादा आप काम को बढ़ा लोगे, वो किसका नुकसान है? आप ही का नुकसान है, किसी और का तो है नहीं। चलो इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डिसप्रपोर्शिनेशन रिएक्शन। अब डिसप्रपोर्शिनेशन रिएक्शन क्या होती है? देखो इसमें दो चीजें आपको याद रखनी है। क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट एक की क्या है और दूसरे की क्या है। अब आप कह रहे होगे ये क्या कहना चाह रहे हो आप, ऑक्सीडेशन स्टेट? देखो इसमें होता क्या है कि डिसप्रपोर्शिनेशन रिएक्शन जो है ना, इसमें ऑब्वियसली रिडॉक्स रिएक्शन है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, ये तो होगा ही। बट होता क्या है यहाँ पर, जो एक एलिमेंट, एक एटम है ना हमारा, उसी की अगर प्रोडक्ट बन रहे हैं तो दो ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग देखने को मिलेगी। यानी उसी का ऑक्सीडेशन होगा, उसी का रिडक्शन होगा। कैसे? ऐसे देखो, जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, 2H2O2 हाइड्रोजन प्रोक्साइड। अब इससे मैंने दो प्रोडक्ट बनाए, सपोज करो क्या क्या बनेगा। एक तो वाटर H2O प्लस एक बना मेरा ऑक्सीजन बाहर O2। ठीक है, इसको बैलेंस कर देता हूँ। हाँ, अब बैलेंस हो गई, टू लगाती। अब देखो यहाँ पर टू लगाते इसको बैलेंस कर दिया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने कल बताई थी, हाइड्रोजन प्रोक्साइड में क्या होती है? -1 होती है। ठीक है, और यहाँ कितनी होगी H2O में? यहाँ हाइड्रोजन प्रोक्साइड नहीं है, यहाँ तो ऑक्साइड है, तो यहाँ क्या होगी? -2 होगी। ये सब हम कल सीख चुके हैं। अगर आपको ये समझ नहीं भी आ रहा होगा ना, वैसे तो आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो एक बार आप चेक कर लो कल की वीडियो। ठीक है, O2 की क्या होगी? जीरो। जीरो होगी ना? अरे ऑक्सीजन फ्री स्टेट में है तो जीरो होगी, खत्म बात। अब देखो, -1 से ये गया -2 पे, -1 से गया -2 पे, तो क्या हुआ? इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया या इलेक्ट्रॉन लूज किया? इलेक्ट्रॉन गेन किया ना। -1 से -2 पे गया यानी एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। इसका मतलब ये क्या है? रिडक्शन है। और वहीं इस वाले केस में क्या हुआ? अब -1 से जीरो पे आ गया, तो इसने इलेक्ट्रॉन लिया कि इलेक्ट्रॉन दिया? -1 से जीरो पे आया, माइनस चार्ज खत्म हो रहा है। कल मैंने बताया था आपको एक और तरीके से, ऑक्सीडेशन नंबर से भी आप चेक कर सकते हो ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होती थी यानी प्लस चार्ज बढ़ता था तो ऑक्सीडेशन, और माइनस चार्ज बढ़ता था तो इसका मतलब रिडक्शन। जैसे यहाँ माइनस चार्ज बढ़ गया था ना, तो रिडक्शन हो गया, और माइनस चार्ज कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन है। क्लियर? तो ये ऑक्सीडेशन का केस है, ये ऑक्सीडेशन का केस है। अब इस एग्जाम्पल में अगर आप देखो तो दो चीजें हमें देखने को मिल रही है। क्या? एक ही एलिमेंट या एक ही एटम जो है हमारा ऑक्सीजन एटम, उसी की दो बार ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुई। जैसे यहां पर भी चेंज हुई और यहां पर भी चेंज हुई, यानी इसी का ऑक्सीडेशन हुआ, इसी का रिडक्शन हुआ। तो यही है हमारी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एक बार पढ़ लो, the redox reaction in which an element from the same oxidation state changes to two different oxidation states। ठीक है, दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, वही चीज मैंने आपको बता दी एग्जांपल के थ्रू। अब इसका एक एक दो एग्जांपल मैं और आपको दिखाऊंगा, पहले आप इसको चेक करो। क्लियर है?
ये सब आपको देखते चलना है खुद ही। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाला एक एग्जांपल आप एक बार देख लो। I2 + NaOH gives NaI + NiO3। अब इसमें देखो किसकी चेंज हो रही है, आयोडीन की चेंज हो रही है। जैसे यहां पर जब रिएक्टेंट की साइड में मैं देखूंगा इस तरफ तो जीरो थी। क्लियर है, ये तो देखने से पता चला I2 यानी फ्री स्टेट जीरो। अब यहां पर जब ये NaI बना, जब प्रोडक्ट में हम दो इसके प्रोडक्ट दिख रहे हैं NaI + NaIO3। अब NaI सोडियम की फिक्स होगी +1, तो आई की क्या हो जाएगी -1। क्लियर। अब इसमें अगर आप निकालोगे ना NaIO3 में, तो सोडियम की फिक्स 1, आई की x मान लो x, और इसकी कितनी होती है -2 इंटू 3। बाहर कोई चार्ज नहीं था, जीरो। अब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, 1 - 6 यानी 5, और उधर जाके क्या आ गया +5। क्लियर है। तो हमने कितनी निकाली इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5, तो यहां पर +5 है आई की। क्लियर है। अब देखो आई चेंज किस किस में हो रहा है, यहां पर चेंज हुआ -1 में, यहां पर किस में चेंज हुआ -1 में। अब जब ये -1 में जा रहा है, और मैंने बताया था जब ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है तो रिडक्शन है, तो ये क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन। ठीक। अब ये जब नीचे जा रहा है इस टाइप से, इस तरफ अगर मैं देखूं 0 से +5, प्लस चार्ज बढ़ रहा है या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और वैसे भी पता चल रहा है +5 आने का मतलब क्या है, इसने 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया था, इसीलिए रिडक्शन है। ये चीज क्लियर है ना, ये क्लियर करके चलो। तो यहां पर क्या हुआ, आयोडीन के केस में इसकी दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिली, यानी इसी का ऑक्सीडेशन हो गया और इसी का रिडक्शन हो गया। तो इस केस को भी हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में ले सकते हैं। ठीक है। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 1 फ्रॉम 0 टू हाइयर +5 एंड लोअर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। तो आयोडीन की हमें जो लोअर स्टेट मिली वो क्या मिली, -1, और हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट +5। पूरा एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया है, आपको समझ आ गया होगा। और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कई बार आ जाती है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आपसे एक रिएक्शन दी और पूछा ये कौन सी रिएक्शन है। तो ज्यादातर केसेस में डिस्प्रोपोर्शनेशन होती है, क्योंकि कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन सबको मालूम होता है, डिस्प्लेसमेंट भी पता है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी पता है, लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को आपको समझना होगा। चलो एक क्वेश्चन कर लें, बहुत देर हो गई थ्योरी थ्योरी थ्योरी, क्वेश्चन भी तो करना जरूरी है। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको ये समझ आ गया ना, मैं सही बता रहा हूँ, अगर आपने ये समझ लिया तो बहुत सारी चीजें आपके लिए इजी हो जाएगी, और आपके नीट में भी कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrO5, K2Cr2O7, K2Cr O4 और इन क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। ये तो इसके नाम ही लिख दिया ना, चलो कोई नहीं। बस ये बताना है हमें इन तीनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। और ये वाला केस मैंने जानबूझ के लिया है क्योंकि इसमें एक हमें एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो स्टार्ट कहां से करें, पहले स्टार्ट पहले पीछे से करें। सबसे पहले बताओ K2Cr O4 की क्या होगी। कल मैंने आपको निकालनी सिखाई थी क्रोमियम, क्रोमियम की यहां पर निकालनी है आपको। कल मैंने आपको निकालनी सही सिखाई थी ना, जो हमारा सेंट्रल एटम होता है, यानी जिसकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, उसको एक्स मान लो, उसको क्या मान लो, एक्स। और बाकी सबकी पता है, उसकी लिखते चलो। तो K2 की कितनी होती है, +2, वो +1, +1 इंटू 2 +2 प्लस एक्स। और ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, और 4 एटम थे तो इंटू 4, और बाहर कोई चार्ज है नहीं, तो 0। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 - 8 x - 6, और बाहर निकल के वो आ गया डायरेक्टली x = +6। ये तो सिंपल है, ये तो क्लियर है, आपको आता ही होगा। ऐसी अगर मैं K2Cr2O7 की पूछूं तो क्या हो जाएगी, ऐसी करते करते। अब देखो क्रोमियम के दो एटम है तो 2x लेंगे, और इसकी कितनी होती है, 2, अभी देख ली हमने। 2 + 2x - 2 इंटू 7 = 0।
क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे, 2 माइनस 14 कितना हो जाएगा, -12, उधर गया +12, 2x इक्वल्स टू 12, 2 से कैंसल आउट कर दो इसको, 6 या +6। तो इन दोनों की अभी तक +6 आ गई। आंसर आपको वैसे इसमें वैसे ही मिल जाएगा, नहीं हाँ 2 क्वेश्चन में है, तो यानी ये वाला तो हो नहीं सकता, नहीं बाकी तीनों हो सकते हैं अभी, तो यानी हमें वो भी निकालना ही पड़ेगा। चलो निकालते हैं, CrO5। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने 2 की निकाल ली तो आपको आंसर मिल जाता है, इस केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो खेल है ना वो इसी में है। जो रियल आपको लगेगा ना, जो आपसे नहीं होगा वो यही होगा, CrO5 का। इस वाले केस में आपको पता चल जाएगा। अब आप क्या करोगे गलती, इसकी -2 मान लोगे और इसको +10 लिख दोगे, इसको +10 लिख दोगे और वहीं आपकी गलती हो जाएगी, अगर आप इसको -2 मान के कर रहे हो। अब एक चीज मैंने आपको बताई थी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर कभी भी जा सकती है नहीं, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहता है, जितने भी लास्ट में यानी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और वी नो दैट क्रोमियम में कितने होते हैं, 6 होते हैं, 2 8 8 6, ठीक। तो 6 से ज्यादा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो ही नहीं सकती। 6 से ज्यादा हो सकती है क्या, मोर देन 6? नहीं हो सकती। तो यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या तो 6 होगी या 6 से कम होगी। और उस केस में मैंने एक चीज और बताई थी, जब हमारी मतलब जो चेक की हुई वैल्यू है वो एक्चुअल या फिर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आती है तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को ही मान लेते हैं, यानी इसकी +6 ही आंसर होगा। और वैसे मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर बना के भी दिखा देता हूँ। इसकी देखो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होती है, आपको याद रखनी है। ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी CrO5 की, ठीक है। अब यहां से चेक करते हैं स्ट्रक्चर पे। प्रोक्साइड इफेक्ट है तो यहाँ -1, प्रोक्साइड इफेक्ट है यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ -1 और इधर -2। अब इसके थ्रू इस पे कितनी आ रही है, +1, इसके थ्रू +1, इसके थ्रू +2, इसके थ्रू +1, इसके थ्रू +1। अब इस सबको ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 4 5 6 6। क्लियर है ना? तो इसकी भी कितनी आ जाएगी, +6 आ जाएगी। ऐसे भी आप देख सकते हो। नहीं तो बेस्ट वही था कि अगर आपका जो मतलब निकाली हुई वैल्यू है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आ रही है तो आप मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को मान सकते थे, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +6 ही होती। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होना चाहिए, +6 +6 +6, यानी डी ऑप्शन। तीनों की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आई है। क्लियर है? काफी अच्छा क्वेश्चन था। आप इस टाइप के क्वेश्चन जरूर करो। और जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे ना इस टाइप के, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के जो एक्सेप्शन है जिसमें आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला केस आता है, वो आपको अच्छे से देखना है। कल हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे ऐसी, केस 1 केस 2 केस 3 मान के। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपको स्टार्ट करना है ना कभी भी तो फर्स्ट फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करो, उससे आपको क्लियरिटी मिलती है। इसको एक बार आप देखो, है ना? ये देखते चलना है आपको, आपको रुकना नहीं है और डरना तो बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एन फैक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बता दूं। इसमें से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, डायरेक्टली पूछ देता है एन फैक्टर बताओ। एन फैक्टर हो गया, नॉर्मेलिटी है और बैलेंसिंग, सबसे ज्यादा बैलेंसिंग में से आते हैं नो डाउट। और बैलेंसिंग को भी करने के लिए एन फैक्टर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। एन फैक्टर नहीं आएगा तो बैलेंसिंग नहीं कर पाओगे, ये आप मान के चलो। एन फैक्टर को बहुत ध्यान से देखना है, इस पे क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल। जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे हम देखेंगे और किस टाइप से। हम एग्जांपल्स मैंने बहुत सारे रखे हैं आज की वीडियो में जिससे कि आपका एन फैक्टर क्लियर हो सके। तो ठीक है, तो स्टार्ट करें एन फैक्टर। अब देखो एन फैक्टर होता क्या है, जब भी हम कोई रिएक्शन लिख रहे हैं, सपोज करो कोई भी रिएक्शन है, H2O2 गिव्स H2O प्लस O2 या फिर H2 प्लस O2 गिव्स H2O, मतलब कोई भी अगर हम रिडॉक्स रिएक्शन लिख रहे हैं ना, अब उसमें होता क्या है, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, ये तो पता है आपको। ऑक्सीडेशन रिडक्शन यही तो देखते आ रहे हैं हम इतनी देर से। अब उसमें होता क्या है, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही थी, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है। और ऑक्सीडेशन स्टेट जो चेंज हो रही है ना हर मॉलिक्यूल के लिए, उसी चेंज को हम देखते हैं एन फैक्टर में, उसी चेंज को हम एन फैक्टर के रूप में देखते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं।
It is defined as the change in oxidation state per molecule. It is known as valence factor और n factor. अब इसको फाइंड आउट करने के स्टेप, मेन तो वही है कि कैसे निकालेंगे. ठीक है, एन फैक्टर पता तो चल गया क्या है, अब निकालेंगे कैसे. तो इसके कुछ स्टेप्स है जो हम वन बाय वन देखने वाले हैं. सबसे पहला स्टेप जो होता है, अगर मैं बताऊं आपको, सबसे पहले कोई भी रिएक्शन आप देख रहे हो, आपको क्या पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में किसकी मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, किसकी मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है. तो स्टेप वन वही कहता है हमारा, find the oxidation state of the element on the reactant and the product side which changes its oxidation state in the reaction. जैसे मैं ये लिख रहा हूं H2SO3 gives H2SO4. अब इसमें देखो, मुझे ये पहले डिसाइड करना था किस में चेंज हो रहा है, तो सल्फर में चेंज हो रहा है, देखने से पता चल गया. जैसे यहाँ +4 थी और यहाँ पर +6 हो गई, तो चेंज हुआ ना. कितने का चेंज हुआ, 2 का चेंज हुआ, यानी 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए हैं. ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए हैं. स्टेप 2, फाइंड द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टेक इट्स मैग्नीट्यूड. अभी मैंने बताया ना यहाँ पर 2 चेंज हुए हैं, तो उसको देख लिया हमने, चेंज कितना आया 2, और उसको मैग्नीट्यूड मान लिया. मैग्नीट्यूड यानी हम इसको प्लस ही मानेंगे, यानी नेगेटिव भी है. अगर मान लो -2 आ रहा था चेंज, तो भी हम उसको 2 मानते. ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है. एन फैक्टर को हमेशा हम पॉजिटिव मान के चलते हैं, इसको नेगेटिव नहीं. एन फैक्टर कभी भी -2 -4 नहीं मिलेगा, वो 2 4 1 2 3 स्टेप में मिलेगा आपको. तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए. क्लियर होने का मतलब ये भी है कि आपको अंडरस्टूड है, कि आपको पता हो. जैसे यहाँ पर आप देखोगे ना, +4 से +6 चेंज हुआ, +4 से +6 चेंज हुआ, मतलब कितने का चेंज आया, 2 का चेंज आया. तो यही हमारा स्टेप 2 कहता है. आगे बढ़े. Step 3. If the number of atoms of an element is different between the reactant and the product side, balance them. अब ये कहना चाहता है कि कोई भी अगर रिएक्शन हमें मिली है, तो अगर नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस नहीं है, वो तो हमें वैसे भी करना होता है, वैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन उसको बैलेंस तो करना ही पड़ेगा. बैलेंस नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा, तो वो तो करना ही है. ये भी इसका भी स्टेप है, और वैसे भी हमको अंडरस्टूड है कि वो करना है. अभी मैं आपको एक एक एग्जांपल से दिखाऊंगा ना, तब आपको और क्लियर होगा, और पिक्चर क्लियर होगी. फोर्थ स्टेप कहता है बहुत ही सिंपल, देन द बैलेंस नंबर शुड बी मल्टीप्लाई विद द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट टू कैलकुलेट द एन फैक्टर. अब यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है वो, मतलब जो भी हमारा बैलेंस नंबर आएगा, मान लो बैलेंस नंबर 2 था, मान लो बैलेंस नंबर 3 था, जो हमें केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने में लगा, वो जो हमारा डिफरेंस आएगा ना, वो ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. कैसे, एक एग्जांपल देखो, जैसे H2C2O3, यहाँ पर कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो +3 थी, और यहाँ +4 हो गई. सिंपल सी बात है. तो चेंज कितने का आया, 1 का चेंज आया. कितने का चेंज आया, 1 का चेंज आया. लेकिन क्योंकि कार्बन के यहाँ पर 2 एटम है और यहाँ पर सिर्फ एक है, कार्बन के यहाँ पर 2 एटम है, यहाँ पर एक है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा. और बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो वही चीज यहाँ बताई जा रही है. यहाँ पर कार्बन का पर मॉलिक्यूल ले रहे हैं ना हम, तो यानी कार्बन के लिए लेने के लिए मुझे यहाँ पर भी तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 × 1 यानी 2. कैसे पता चला, बैलेंसिंग से. इसीलिए कहते हैं अगर आप पहले से बैलेंस करके चलो तो ज्यादा बेटर है. अब देखो, कुछ हमारे कंडीशंस आती हैं जो हमें याद रखनी होती है. जैसे अगर मैं आयंस की बात करूं, के पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, इन सब के लिए जो इसका चार्ज होता है, या जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको देखने को मिलता है, उसके लिए हम एन फैक्टर वही मान लेते हैं. जैसे Mg+2 है, कैल्शियम +2 है, तो उसके लिए +2 हो गया, यानी एन फैक्टर 2 हो गया. तो चार्ज से हम पता लगा सकते हैं आयंस के लिए एन फैक्टर. तो आयंस के लिए क्या होगा एन फैक्टर, उसका चार्ज. जैसे Na पॉजिटिव के लिए 1, SO4 2-, सल्फेट आयन के लिए इस पे -2 चार्ज है, लेकिन एन फैक्टर माइनस में नहीं आता, उसको क्या लिखेंगे, mod 2 या फिर 2. क्लियर. सॉल्ट के लिए देखो, कोई भी सॉल्ट है, जैसे NaCl है, HCl है, ठीक है, H2SO4, कोई भी सॉल्ट है आपका, उसको हमें कैसे लिखना होता है, ये तो आपको मालूम है. अगर जैसे NaCl मैं ले रहा हूँ, NaCl, अब देखो ये 2 पार्ट में टूटेगा, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव. तो यहाँ पर देखो +1, यहाँ -1, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1. क्लियर है.
Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस। अब इसमें चेंज देखेंगे तो कैसे निकाल लेंगे? अब देखो ये टूटेगा किसमें, 2Al+3, और यहाँ सल्फेट के लिए SO4-2, SO4-2। तो यहाँ से आप देखो, तो देखो इस पे चार्ज कितना है, +3, और 2 एटम है तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 6। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। कैलकुलेट ऑफ NF फॉर डिफरेंट स्पीशीज फॉर एसिड्स और ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। देखो एसिड्स के लिए तो आप ऐसे देख सकते हो, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन है, जितने भी एसिड डिनोट कर सके, मतलब जितने भी H आयन वो निकालता चलेगा वही उसका इनफेक्टर हो जाएगा। जैसे मैं H2SO4 की बात करूं, H2SO4 की बात करूं, तो ये कितने हाइड्रोजन आयन निकाल सकता है, कितने H पॉजिटिव आयन निकाल सकता है? 2 हाइड्रोजन एटम है तो जाहिर सी बात है 2 ही निकाल सकता है। तो इसके लिए एन फैक्टर मुझे क्या लेना होगा, 2। इसके लिए कितना लेना होगा, एन फैक्टर 2। HCl की बात करूं, HCl में देखो ये कितने निकाल सकता है, ये एक ही निकाल पाएगा ना, एक ही हाइड्रोजन है, तो इसके लिए एन फैक्टर 1 हो जाएगा, है ना? क्लियर है ना? तो ये आपको समझते चलना है कि जितने वो H पॉजिटिव आयन डोनेट कर पाएगा वही उसका इन्फेक्टर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने देखा, यहाँ 2 कर सकता था तो 2 हो गया, यहाँ एक ही हाइड्रोजन एटम था, एक ही H पॉजिटिव निकाल सकता है तो 1 होगा। क्लियर है? सिंपल सी चीज है। अब ऑक्सी एसिड जो आते हैं हमारे, इसमें से क्वेश्चंस आपके फंसते हैं। ये क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा आते हैं कि ऑक्सी एसिड्स में बताओ, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस मतलब जो फॉस्फोरस से मिलके बने, जैसे H3PO4, H3PO3, H3PO2 आते हैं ना, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड। तो ये आपको पता होंगे, आइडिया होगा आपको अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया होगा। नहीं भी है तो आप सिर्फ यहाँ पर तो आपको केस याद रखने हैं ना बस। जैसे इस केस में अगर आप देखो H3PO4 में, तो ये कितने OH बॉन्ड बना रहा है उस पर डिपेंड करेगा, कितने OH बॉन्ड बना रहा है उस पर डिपेंड करेगा। अब जैसे H3PO4 में देखोगे तो देखो फॉस्फोरस एक डबल बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन से और 3 OH बॉन्ड बनाएगा। स्ट्रक्चर आपको आती होगी। यहाँ पर देखो फॉस्फोरस क्या करेगा, इस टाइप से, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? तो 3 OH बॉन्ड बन रहे हैं इसके, तो 3 OH है यानी कि कितने हो जाएंगे, 3 OH है यानी एन फैक्टर कितने हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। H3PO3 में देखोगे तो यहाँ ऑक्सीजन कम होता गया, ऑक्सीजन कम हो गया तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड तो फिक्स है, एक डबल बॉन्ड तो फिक्स है। बाकी कितने OH बॉन्ड बनेंगे, 2 ही OH बॉन्ड बन पाएंगे और एक H से बॉन्ड बनाएगा, तो 2 OH बॉन्ड बनने की वजह से एन फैक्टर 2 हो जाएगा। अब H3PO2 में देखोगे तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और एक OH बॉन्ड बनेगा केवल, बाकी 2 हाइड्रोजन फॉस्फोरस से जुड़ेंगे, तो यहाँ पर भी एन फैक्टर 1 हो जाएगा। तो जितने OH बॉन्ड बन रहे हैं उतना ही उसका एन फैक्टर होगा। ये आप ऐसे बना बना के चेक कर सकते हो, ये आप चेक कर लोगे, मुझे लगता है कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चंस करने हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी या इम्पोर्टेंट इसीलिए हो जाता है ये वाला पार्ट, क्योंकि हमें आना चाहिए। अब कोई भी चीज आनी चाहिए, वो कैसे पता चलती है, करके ही पता चलेगी ना, नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगी? अब जैसे इसका एन फैक्टर निकालो, Na2H2O3 का एन फैक्टर मुझे इसके लिए निकालना है ना, Na2H2O3। अब देखो सोडियम का फिक्स है, ऑक्सीजन का फिक्स है, तो सल्फर का हमें चेक करना होगा, ये तो हमें क्लियर हो रहा है, तो सेंट्रल एटम सल्फर है यहाँ पर, और रिएक्शन हमें गिवन है, रिएक्शन गिवन है जो एक अच्छी चीज है। अब इस रिएक्शन में मैं अगर देखूं तो सल्फर की कितनी आ रही है, ध्यान से देखो, सोडियम का 2 हो गया क्योंकि +1 होता है इसका, +1 होता है ना ऑक्सीडेशन नंबर, और 2 एटम थे तो 2 प्लस 2x, इसका -2 × 3 इक्वल्स में 0। कितना आ गया सॉल्व करने पर, 2 - 6, -4 उधर गया 4, x कितना आ गया 2। एक बार इसको चेक करो, इसकी +1 थी 2 प्लस 2x -2 × 3 इक्वल 0। ठीक है, तो 2 - 6, ये डायरेक्टली देख सकते हैं, 2 - 6 कितना हो जाएगा, -4, और -4 को उधर भेज दिया 4, x कितना आ गया 2। तो यहाँ पर +2 है अगर,
तो यहाँ कितना चेंज हो रहा है ये देखना है ना बस। Na2SO4 में, Na2S4O6 में कितना चेंज हो रहा है ये बताओ। ये फिक्स है फिर से 2, और ये 4x, और ये -2 × 6 = 0। इसको एक बार चेक करो, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 - 12 उधर जाके उधर भेज दो तो 10, 4x, तो x कितना आ गया 10/4, या इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा 2.5, 2.5, 2.5 आ गया, ठीक है। इतना तो क्लियर है। अब यहाँ पर चेंज कितना आया, 2.5 गया ना, 2 से 2.5 गया तो चेंज आया 0.5 का। अब आप कहोगे कि एन फैक्टर 0.5 होगा, नहीं, अरे ये तो सिर्फ चेंज है। अभी हमें पर मॉलिक्यूल के लिए देखना है, तो यहाँ पर सल्फर के कितने थे 2, और यहाँ कितने हो गए S4, यानी डबल हो गया। यानी क्या हो गया, डबल हो गया नंबर। तो यहाँ पर भी तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए एन फैक्टर। यही तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था कि एन फैक्टर बैलेंस करना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे एटम बैलेंस नहीं होंगे तब तक हमारा एन फैक्टर क्लियर नहीं होगा। अगर यहाँ पर S2 था, यहाँ भी S2 रहता, कोई ऐसा कंपाउंड बन रहा होता जिसमें S2 था, और अगर इसमें चेंज 2 उसमें चेंज 4 हो रहा होता तो हम 2 ले लेते चेंज देख के। लेकिन यहाँ पर जो चेंज है उसमें मल्टीप्लाई किससे करना होगा बैलेंस करने के लिए, जो हमारा बैलेंसिंग फैक्टर है, बैलेंसिंग फैक्टर 2 था, तो 2 × 0.5 कितना आ जाएगा 1। क्लियर, आंसर इज 1। तो इसका एन फैक्टर 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपने देख लिया। पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो सल्फर की, फिर उस वाले में प्रोडक्ट वाली साइड में सल्फर की क्या आई, दोनों में चेंज देख लो, और फिर लास्ट में बैलेंसिंग फैक्टर क्या है। मतलब जैसे यहाँ पर S2 था वहां S4 हुआ तो डबल डबल है ना, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अगर मान लो 3 टाइम्स होता तो मल्टीप्लाई बाय 3 होता, 4 टाइम्स होता तो 4 से मल्टीप्लाई होता। तो ये सब आपको ध्यान में रख के चलना है, और ये डायरेक्टली आप सीख जाओगे धीरे धीरे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे बैलेंसिंग की तरफ जाओगे। नेक्स्ट, अब देखो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नॉर्मेलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आपके आने 100% निश्चित है। ये आपको करके चलना है। बैलेंसिंग जो है इसके बाद आएगा, वो हम शायद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है। ये नहीं समझ आया तो बैलेंसिंग नहीं होगी, ये मैं पहले ही बता दूं क्लियर। जैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसका फॉर्मूला आपको याद करके चलना है, नॉर्मेलिटी में काम आएगा। गिवन मास अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास, गिवन मास अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास। अब आप कहोगे ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या है, सब आप सीख जाओगे, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको मोलैरिटी पता है, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने आते हैं ना, मोल कॉन्सेप्ट में सीखा था। क्या होती थी मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते थे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, यही होता था। इसको बस आप ऐसे ही समझ दो। ग्राम इक्विवेलेंट मास जो होता है ना आपका, वो मोलर मास अपॉन एन फैक्टर होता है। क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ये मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट मास इक्वल्स मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, ये होता है हमारा ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो यानी कि एन फैक्टर से अगर मैं मोलर मास को डिवाइड कर दूं तो मेरा ग्राम इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। और अगर आप देखो ना तो ये वैसा फॉर्मूला बन जाएगा अभी नंबर ऑफ मोल्स वाला ही। कैसे, अभी देखता हूँ। यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू उठा के रखी, मोलर मास अपॉन एनएफ। अब एनएफ ऊपर आएगा, एनएफ ऊपर आ जाएगा यहाँ पर इस टाइप से, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एनएफ। अब गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये कोई फॉर्मूला देखा देखा लग रहा है ना, ये तो नंबर ऑफ मोल्स का है। ये क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स होता है एन। तो यानी कि मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर, यानी एन इंटू एन एफ। तो मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, पूरे फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या करूं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूंगा किसी भी क्वेश्चन में, वो तो मुझे आता ही है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और उसको बस लास्ट में मल्टीप्लाई कर दो एन फैक्टर से। एन फैक्टर निकालना भी हमने सीख ही लिया है। तो यानी दो चीज आपको फाइंड करनी होगी ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए, पहले नंबर ऑफ मोल्स और उसके बाद एन फैक्टर, ठीक है।
अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट मास समझ लिया, इक्विवेलेंट मास आपको वैसे ही समझ आ जाएगा। ठीक है, क्या होता है इक्विवेलेंट मास, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ये तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसका फॉर्मूला भी निकल लिखवाया ना, ग्राम इक्विवेलेंट मास का। बस इक्विवेलेंट मास और ग्राम इक्विवेलेंट मास एक ही बात तो है, समझ आ गया। नेक्स्ट आते हैं हम नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस आना निश्चित ही है। ये मान के चलो नॉर्मेलिटी में से क्वेश्चन आएगा, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा तो किस में से आएगा, सिंपल सी बात है। जब हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे थे, याद करो, वॉल्यूम डिपेंडेंट और मास डिपेंडेंट, तो मैंने आपको नॉर्मेलिटी भी बताया था, उसमें मोलैरिटी और परसेंटेज वी बाई वी, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी के साथ हमने, लेकिन उस वाले पार्ट में ये नहीं किया था। उस वाले पार्ट में ये क्यों नहीं किया था, क्योंकि इसको रिडॉक्स में आना था। मैंने पहले ही बताया था इसको हम रिडॉक्स में पढ़ने वाले हैं, और अब देखो पढ़ भी रहे हैं। होता क्या है नॉर्मेलिटी, अगर आप देखो तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब कुछ सुना सुना सा लग रहा है, तो मैं आपको बताऊं, हाँ मोलैरिटी, अगर आपने मोलैरिटी पढ़ा है ना तो आपको नॉर्मेलिटी ऐसे ही समझ आ जाएगा। अरे मोलैरिटी में बस एन फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो, नॉर्मेलिटी बन जाता है। कैसे, यहां पर देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, पूरा वही तो है। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमने अभी क्या निकाले थे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, और अपॉन में क्या आ गया, वॉल्यूम, तो ये हो गया एन इंटू एन फैक्टर अपॉन वी। और एन अपॉन वी तो हमें पता है क्या है, मोलैरिटी, तो मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर ही हो गया ना ये, यहां से देखो डायरेक्टली। और यहां पर भी यही लिखा है, देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू एन फैक्टर, यही तो होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये पूरा जो फॉर्मूला बना, ये किसका बना, मोलैरिटी का, और इनटू एन फैक्टर। तो यानी कि अगर मैं किसी की मोलैरिटी निकाल लूं और उसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, एमआर लिखते थे ना हम उसको, तो मैं डायरेक्टली नॉर्मेलिटी निकाल सकता हूं। मतलब नॉर्मेलिटी निकालने के लिए मुझे बस क्या करना होगा, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा मोलैरिटी का। मोलैरिटी निकालो, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, नॉर्मेलिटी आ गया। और अगर मुझे ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने हो तो क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करो। यानी दो चीजें याद करनी है बस आपको, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है सब कुछ, आपको मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स निकालने आते हैं तो आप नॉर्मेलिटी आराम से कर लोगे। नॉर्मेलिटी के लिए मोलैरिटी निकाल के एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, और ग्राम इक्विवेलेंस निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल के एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना समझना। और कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं करना। क्वेश्चन देख लें आप, क्वेश्चन से पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। चलो मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ, इतने मैं पानी पी लेता हूँ, पता चल जाएगा आप कितने पानी में हो। ठीक है, 30 सेकंड से इसको सॉल्व करो। ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है ना, आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। बस आपको क्या करना होता है, नॉर्मेलिटी निकालने के लिए मैंने अभी आपको बताया भी था ना, कि मोलैरिटी अगर आप निकाल लोगे ना एक बार और एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपका हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स निकाल के करना चाहोगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल के, तो भी आप कर सकते हो, दोनों तरह से। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन में कह रहा है, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 15.8 ग्राम ऑफ KMnO4 इन 50 ml एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो हमें जो जो चीज गिवन है वो पहले लिख के चलो, वो पहले लिख लोगे तो डेटा कलेक्ट हो जाएगा। जैसे क्या क्या गिवन है, गिवन मास गिवन है 15.8 ग्राम, ठीक, और क्या गिवन है, निकालना KMnO4 के लिए, ये लिख लो, और वॉल्यूम गिवन है कितना, 50 ml। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, गिवन मास गिवन है, तो यानी मुझे याद आ रहा है मोलैरिटी निकल सकती है इससे। पहले क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, एन इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही होता था। तो पहले KMnO4 का मोलर मास निकाल लो एक बार, क्या हो जाएगा, पोटेशियम का 39 प्लस Mn का होता है 55 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 4 इंटू 16। ठीक है, सॉल्व करो,
39 प्लस 55 94 हो गया, प्लस 16 इंटू 4 64 होता है। तो 94 प्लस 64 कितना हो जाएगा? 94 प्लस 64 154 प्लस 4 158 158 आ गया। ठीक है, इसका मोलर मास कितना आया? 158। बस यहाँ पर रख दो। गिवन मास था 15.8 और ये हो गया हमारा कितना? 158। सॉल्व करने पर ये कितना आ जाएगा? पॉइंट लेना पड़ेगा ना, 0.1 आ जाएगा आई थिंक। ठीक है, 0.1 आ गया नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स निकल गए तो मोलैरिटी निकल जाएगी। मोलैरिटी क्या होती है? N अपॉन V, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन लीटर में होना चाहिए, ये लीटर में होना चाहिए। पहले वॉल्यूम जो गिवन है इसको लीटर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे या 50 इंटू 10⁻³ अगर मैं 1000 से डिवाइड करूंगा तो इसको 0.05 लिखना पड़ेगा मुझे। 50 ml मतलब 0.05 लीटर हो गया ना। वैसे भी देख सकते हो 100 ml मतलब क्या होता है? 0.1 लीटर। 100 ml मतलब 0.1 लीटर होता है। 1000 ml होता है ना 1 लीटर। तो 100 ml 1.1 लीटर होता है, तो उसको 2 से डिवाइड करोगे 0.05 लीटर, या 1000 से डिवाइड करोगे तो भी आ जाएगा 0.05 लीटर। कैसे भी आप कर सकते हो, वैल्यू रखो 0.1 अपॉन वॉल्यूम कितना हो गया? 0.05। सॉल्व करो इसे, कितना आया? पॉइंट से पॉइंट गया 2। मोलैरिटी कितनी आ गई हमारी? 2। ये एक बार देखो, चेक करो, क्लियर है? तो सही है ना। और KMnO4 कितने में चेंज होता है? अब देखो एसिडिक मीडियम है, ये थोड़ी सी चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। KMnO4 वैसे इसकी कितनी है? +7 है यहाँ पर। ये अभी आप आगे टाइट्रेशन पढ़ोगे ना, जब मैं आपको सिखाऊंगा, टाइट्रेशन आएगा बाद में, कि KMnO4 एसिडिक में किस में चेंज होगा, न्यूट्रल में किस में चेंज होगा, और बेसिक में किस में चेंज होगा। तो मैं तीनों को आपको अच्छे से समझाऊंगा। अभी आपको सिर्फ एसिडिक का याद रख लेना है। एसिडिक में ये Mn+2 में जाता है, Mn+2 में। ये याद रखना है आपको, इस क्वेश्चन के लिए नहीं, वैसे भी आप टाइट्रेशन करोगे तो आपको वैसे याद हो जाएगा। लेकिन ऐसे आपको जनरली याद रखना होता है, एसिडिक में Mn+2 में चेंज होता है। अब Mn+2 में चेंज हो रहा है, इसका मतलब +7 से +2 में जा रहा है, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि चेंज कितना हो रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है। और Mn बैलेंस है ना, एक ही एटम है, यहाँ भी एक ही एटम है, तो एन फैक्टर 5 ही हो जाएगा। तो इसका एन फैक्टर 5 है, मोलैरिटी 2 है। एन फैक्टर 5 है, मोलैरिटी 2 है। तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा? नॉर्मेलिटी होता था मोलैरिटी MR, मानो इसको, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है ना मोलर मास और इसमें। तो ये कितना हो जाएगा? MR इंटू एन फैक्टर। MR यानी कि मोलैरिटी मैंने कितनी निकाली थी? 2, और एन फैक्टर 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5 कितना आ गया? 10N, 10 नॉर्मल। क्लियर है? एक बार इसको चेक करो अच्छे से। क्वेश्चन बढ़िया है ये, क्योंकि इसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स निकाला, फिर मोलैरिटी निकाला, फिर मोलैरिटी निकाल के एन फैक्टर निकाला। इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट था मोलैरिटी तक इजी था, यहाँ पर आपको देखना होगा। और ये याद रखना है आपको कि MnO4 Mn+2 में चेंज होता है। ये आप वैसे सीख जाओगे, टाइट्रेशन पढ़ोगे ना तो आपको वैसे ही जनरली आ जाएगा। टाइट्रेशन में आपको ये भी पता चल जाएगा एसिडिक में किस में चेंज हो रहा है, बेसिक में किस में चेंज हो रहा है, और न्यूट्रल में। और बैलेंसिंग करोगे तो और अच्छे से समझ पाओगे। ठीक, एक बार देखो इसको, बढ़िया क्वेश्चन है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना उतना आपका बेनिफिट है, उतना ज्यादा बेनिफिट होगा, मैं क्लियर बता रहा हूँ। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे, जैसे ये एक क्वेश्चन है, फाइंड द वेट ऑफ H2SO4 इन 1200 ml ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 0.2N स्ट्रेंथ। अब 0.2N स्ट्रेंथ का मतलब ये नॉर्मेलिटी दी हुई है आपको, यूनिट से भी पता चल रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ते ही हमारा काम क्या होता है? पहला काम होता है कि जो जो गिवन है वो लिखते चलो। गिवन क्या क्या है? नॉर्मेलिटी कितनी? 0.2N। वॉल्यूम भी गिवन है, वॉल्यूम कितना दिया है? 1200 ml, 1200 ml। अब इसको डायरेक्टली लीटर में लिख लूं, 1000 से डिवाइड करके, तो क्या आ जाएगा? 1.2 लीटर आ जाएगा।
चेक करो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अरे बिल्कुल आ जाएगा 1000 से डिवाइड करते ही। और निकालना है H2SO4 के लिए, निकालना है H2SO4 के लिए। सबसे पहला काम इसका मोलर मास निकाल लो, क्योंकि कहीं ना कहीं जरूरत तो पड़नी ही है। मोलर मास कितना हो जाता है इसका H2SO4 का, इसका 2 और इसका S का 32 और इसका 4 × 16। कितना आ गया सॉल्व करके, 2 + 34, 34 + 64 कितना हो गया 98। तो मोलर मास आ गया इसका 98। कितना मुझे क्लियर हो गया। अब मोलर मास निकालने के बाद क्या करना है मुझे, मोलर मास निकालने के बाद मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे। सिंपल सी बात है, मोलर मास निकाला है इसलिए ताकि नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाए। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास चाहिए, जो इस क्वेश्चन में गिवन है नहीं, जो कि इस क्वेश्चन में गिवन है नहीं, और वही तो निकालना है। तो निकालना क्या है यहाँ पर, एम। और एम होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स होते थे हमारे M/M। तो एम क्या होता है हमारा यहाँ से N/M, यानी नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। मोलर मास निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। अगर मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो निकालना क्या है मेरे को, सिंपली समझ भी आ रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, इन दोनों डेटा से, यानी नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम से। अब आपको फॉर्मूला अगर पता हो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, मुझे मोलैरिटी निकालनी होगी, और मोलैरिटी निकाल ली तो नंबर नॉर्मेलिटी आ जाएगी। नॉर्मेलिटी क्या होता था, फिर से भूल गए नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। और एन फैक्टर कितना होगा H2SO4 का, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये एसिड है, एसिड में हम देखते थे कितने H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकता है। H2SO4 कितने डोनेट करेगा, जब इस पे 2 H आयन है तो ये 2 ही करेगा। तो एन फैक्टर भी क्या आ जाएगा, इसके लिए 2 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, अभी थोड़ी देर पहले ये वाला केस बताया मैंने। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 × MR। एन फैक्टर 2 है, यानी 2 × मोलैरिटी। तो बस मोलैरिटी मुझे निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है तो नॉर्मेलिटी पता चल गई, और नॉर्मेलिटी गिवन है तो मोलैरिटी आ गई। नॉर्मेलिटी कितनी है, 0.2, 0.2 यहाँ से, और ये 2 × MR। इससे इसको कैंसिल करो, MR कितना आ गया मेरा 0.1, यहाँ से देखो 0.1 मोलर। क्लियर है, नॉर्मेलिटी गिवन थी ना, फॉर्मूला लिखा, एन फैक्टर 2 था, मोलैरिटी निकालनी। अब मोलैरिटी मैंने निकाल लिया है, मोलैरिटी मैंने निकाल लिया है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम भी गिवन है 1.2 लीटर, वॉल्यूम भी गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन 1.2। और मोलैरिटी कितनी थी, मोलैरिटी निकाली 0.1, 0.1। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, N = 0.1 × 1.2। ठीक है, कितना आ गया सॉल्व करने पर, एक और पॉइंट आ जाएगा 0.12, 0.12। ठीक है, 10⁻⁻1 मान के कर लो। ये सॉल्व हो गया, कितने मोल्स आए हैं मेरे, पूरा देखने के बाद मेरे नंबर ऑफ मोल्स आए 0.12। अब मेरे को नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए तो मैं गिवन मास निकाल सकता हूँ। M = क्या था, N × M, पहले ही बता चुका हूँ। M यहाँ पर मोलर मास, मोलर मास है 98। तो बस वैल्यूज पुट अप कर दो, 0.12 × 98। इसको सॉल्व करके बताओ कितना आया। ये आ जाएगा देखो, ये 11 पॉइंट समथिंग आना चाहिए थी, 9.8 जा 12 से 0.4 कम आना चाहिए, 11.7 या 11.76 से 75 कुछ आना चाहिए। एक बार चेक करना आप कैलकुलेशन को, क्योंकि मैंने भी कैलकुलेशन डायरेक्टली किया है, तो कैलकुलेशन एक बार आप देख लेना। बाकी क्वेश्चन को आप एक बार रीड करो। क्या करना था, सबसे पहले हमने इसका मोलर मास निकाला, क्योंकि मुझे गिवन मास निकालना था, और गिवन मास क्या होता है, मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मुझे जो डेटा गिवन था मैंने उसको यूज किया। जैसे नॉर्मेलिटी होता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, तो यहाँ से मैंने मोलैरिटी निकाल ली क्योंकि नॉर्मेलिटी गिवन थी। अब मोलैरिटी निकालने के बाद मैंने फॉर्मूला रखा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम वाला, वॉल्यूम गिवन था, मोलैरिटी निकाल ली थी तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, और नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए तो यहाँ इक्वेट कर दिया। एक बार इसको चेक करो, क्लियर है, इसको एक बार चेक कर लो।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट हमारा टॉपिक है बस छोटा सा, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस छोटा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। इसमें देखो हम क्या करते हैं ना, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है ना हमारी, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उसमें हम इक्विवेलेंट को बैलेंस करते हैं। इक्विवेलेंट को बैलेंस करने का मतलब ये होता है कि जो हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड में इक्विवेलेंट है उसको इक्वल कर दो। जैसे ये वाली अगर मैं कोई इक्वेशन यही लेता हूँ, N1A प्लस N2B गिव्स N3C प्लस N4D, तो देखो इसमें होगा क्या, अगर ये बैलेंस है तो इक्विवेलेंस ऑफ ए यानी इसके लिए इक्वल्स इक्विवेलेंट ऑफ बी यानी इसके लिए इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ सी इसके लिए इक्विवेलेंट ऑफ डी इसके लिए सेम हो जाएंगे। और इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा। यानी इस टाइप से आप मान के चलो N1V1 इक्वल्स टू N2V2, इस टाइप से चलता रहता है। तो इक्विवेलेंस पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आएंगे, अभी हम देखेंगे। थ्योरी इसकी बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। दिस लॉ स्टेट्स दैट वन इक्विवेलेंट ऑफ एन एलिमेंट ऑलवेज कंबाइंस विद वन इक्विवेलेंट ऑफ द अदर। हाँ वही बात हो गई ना, तभी तो इक्वल कर दिया। इसे भी पढ़ते हैं। इन अ केमिकल रिएक्शन इक्विवेलेंट्स और मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स react in equal amount to give the same number of equivalent और मिली equivalent of the product separately। इसको आपने देख लिया। इस पे क्वेश्चन अभी हम बहुत ज्यादा करने वाले हैं। जैसे ये ही है मेरा एक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट तो है नहीं। करना क्या था, बस हमें इक्विवेलेंट को बराबर करना है। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूं, द वॉल्यूम ऑफ 0.02 मोलर एक्वस HBr required to neutralize 10 ml of 0.01 m aqueous barium hydroxide is, यही बताना है। एज्यूम न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन हमें खुद से एज्यूम कर लेनी है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के लिए। ठीक, अब देखो इसको करने का तरीका क्या है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ कि आपको न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वॉल्यूम गिवन है, जो जो गिवन है वो लिखते चलो। इसको V1 मान लेते हैं। जो HBr वाला केस है ना, उसके लिए हम सब V1 N1 M1 मान के चलेंगे। जैसे HBr के लिए V1 क्या है, HBr के लिए V1 है 10 ml, 10 ml। ठीक, और इसके लिए मोलैरिटी क्या गिवन है, MR1 0.2 मोलर इक्वस। ठीक, अब दूसरा केस है बेरियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा केस बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके लिए V2 और MR2 मान के चलेंगे। ठीक है, MR2 इसके लिए गिवन है 0.01 मोलर। V2 इसके लिए शायद गिवन नहीं है, वही निकालना है हमें। एक सेकेंड, V2 गिवन है, V1 गिवन नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, एक सेकेंड। हाँ, इसको करेक्ट कर लेते हैं। V1 निकालना है, V2 गिवन है 10 ml। हाँ अब ठीक है, क्योंकि देखो क्वेश्चन को पढ़ें तो वॉल्यूम ऑफ 0.02 m एक्वस HBr रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ 0.01 m एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, तो इसका वॉल्यूम गिवन है, इसका गिवन नहीं है। इसको करेक्ट कर लिया हमने। अब देखो फॉर्मूला क्या था, N1V1 इक्वल्स टू N2V2, जो हम इक्विवेलेंट के लिए लगाते थे, जो हम इक्विवेलेंट के लिए लगाते थे। अब उसके लिए मुझे N1 भी तो पता होना चाहिए। N1 यानी कि नॉर्मेलिटी ऑफ वन, नॉर्मेलिटी ऑफ टू, N1 N2 का मतलब वही होगा। अब नॉर्मेलिटी निकालने के लिए मोलैरिटी पता होनी चाहिए। मोलैरिटी पता चल गई, मोलैरिटी पता चल गई, क्योंकि मोलैरिटी तो दोनों में गिवन है। तो बस क्या करना होगा, इनके एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। नॉर्मेलिटी यही होता था ना, MR इंटू एन फैक्टर, यानी कि मोलैरिटी में एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक बार इन दोनों का एन फैक्टर चेक करो। अब देखो HBr, HClO HBrO, अब जब इसके पास एक ही हाइड्रोजन एटम है तो ये एक ही H पॉजिटिव आयन डिनोट करेगा। मैंने बताया था ना, एसिड का अगर आपको एन फैक्टर निकालना है तो बस ये देख लो कितने H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकते हैं।
कितना कर सकता है HBr? एक ही हाइड्रोजन है तो एक ही डोनेट करेगा, यानी इसके लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1। और इसके केस में अगर मैं एन फैक्टर देखूं, इसके पास बेस है ना, तो कितने हाइड्रोक्साइड आयन है कर सकता है वो देख लो। यहाँ पर OH होल ट्वाइस है, OH होल ट्वाइस, यानी इसके पास दो हाइड्रोक्साइड आयन, दो OH माइनस आयन है, तो ये दो OH माइनस आयन दे सकता है, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा 2। अगर NaOH होता, उसके पास एक ही OH माइनस आयन होता, तो वहां पर 1 आता, वहां पर 1 आता, यहाँ पर 2 थे तो 2 आएगा। तो इसका और इसका इनफैक्टर हो गया 2। अब इसी तरह से हम N1 N2 निकाल लेंगे। N1 क्या हो जाएगा MR1 इंटू एन फैक्टर 1, यानी फर्स्ट वाले के लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाले के लिए एन फैक्टर 1 था और MR गिवन है 0.2, तो 0.2 ही हो जाएगा, 0.2 इंटू 1। और N2 कितना हो जाएगा MR2 इंटू एन फैक्टर 2। MR2 यानी मोलैरिटी ऑफ 2, मोलैरिटी ऑफ 2 कितनी है 0.01, 0.01 इंटू एन फैक्टर कितना है यहाँ पर 2, कितना आ गया 0.02। ठीक है, एन लगा दो नॉर्मल, नॉर्मेलिटी मैंने निकाल ली ना यहाँ पर एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, दोनों के लिए, दोनों केसेस में। यहाँ एन फैक्टर 1 था तो उतनी ही हो गई जितनी मोलैरिटी थी, यहाँ पर एन फैक्टर 2 था तो मोलैरिटी निकाल के उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का क्या होता था N1V1 इक्वल्स टू N2V2 बराबर, अगर इसको रख रहे हैं, अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है तो N1V1 इक्वल्स टू N2V2 होगा। अब यहाँ पर N1V1 इक्वल्स टू N2V2 है, मतलब क्या करेंगे, वैल्यूज पुटअप कर देंगे। N1 की है 0.2, V1 निकालना है, N2 है हमारा 0.02 इंटू V2, V2 कितना गिवन है 10 ml, 10, इसको ml में अभी ले सकते हैं, फिर हमारा V1 भी ml में आएगा। अगर इसको लीटर में लेंगे तो V1 लीटर में आएगा, तो आपके ऊपर है, आप डायरेक्टली निकालने के बाद भी चेंज कर सकते हो। एक बार इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 10 से मल्टीप्लाई करते ही ये कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी। ये 0.2 और ये 0.2, तो V1 आ गया कितना 1 ml। क्लियर है, चेक करके देखो, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.2 आ जाएगा, ये 0.2 हो गया, और 0.2 से 0.2 कैंसिल आउट हो गया, V1 आ जाएगा 1 ml। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, आप इसको अगर लीटर में लिखोगे तो चेंज कर देना, डिवाइड कर देना 1000 से, तो आपका वो 0.001 लीटर में भी आ जाएगा, या 10 की पावर -3 लीटर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस टाइप से कर सकते हो। ठीक है, वॉल्यूम किसके लिए निकालना था, HBr के लिए निकालना था, ये याद रखो। हमें वॉल्यूम HBr का निकालना था, बेरियम हाइड्रोक्साइड का गिवन था, बेरियम हाइड्रोक्साइड का कितना गिवन था 10 ml। ठीक है, और इसको हमने फिर N1V1 इक्वल्स टू N2V2 लगा के सॉल्व करने की कोशिश की और N1 निकाला। N1 कैसे निकालेंगे, MR1 इंटू एन फैक्टर 1, यानी मोलैरिटी कितनी थी उसकी 0.2, 0.02। एक सेकेंड, एक सेकेंड, हमने कुछ गलती की है क्या, MR1 0.02 था, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये देखो ये वैल्यूज पुटअप करने में मिस्टेक है शायद, ये 0.02 है ना यहाँ पर, तो इसको 0.02 यहाँ पर भी लेंगे। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये वैल्यूज पुटअप में गड़बड़ है। हम्म, हाँ, ये 0.02 ही रहेगा, तो यहाँ पर भी चेंज होगा ना फिर, N1 में भी यहाँ पर भी 0.02 होगा, और ये 0.02 था तो ये 0.2 हो गया, तो यहाँ पर फिर 10 आएगा, 10 ml। अब ठीक है, ये देखो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 100, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 100, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा 0.02 आपस में, और यहाँ 10 बचा, V1 10 ml आएगा, हाँ 10 ml। ये एक बार थोड़ा सा चेक कर लेना, तो और अच्छे से लिख देते हैं। 10 ml ही आएगा, वो थोड़ा सा 0.02 को हमने 0.2 मान लिया था, इसलिए गड़बड़ आ गई थी। मैं वही सोचू इतना कम वॉल्यूम कैसे हो सकता है 1 ml, 10 ml आएगा। अब ठीक है,
एक और बार इसको देख लेते हैं कैसे किया। HBr के लिए देखो V1 और MR1, V1 निकालना था, MR1 यानी मोलैरिटी थी 0.02, और यहाँ पर बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए वॉल्यूम था 10 ml और मोलैरिटी थी 0.01 मोलर। ठीक है, अब इसको इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने से पहले N1 निकालना था, नॉर्मेलिटी ऑफ 1, वो क्या हो जाएगी, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर 1, 0.02 ही रहेगा, क्योंकि इसके लिए एन फैक्टर 1 रहेगा HBr के लिए, एक ही H पॉजिटिव आयन दे सकता है। बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए एन फैक्टर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 OH आयन है। ठीक है, तो यहाँ पर N2 हो जाएगा MR2 इंटू एन फैक्टर 2, यानी इसकी जो मोलैरिटी है 0.01 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 0.02। फिर इसको इक्वेट कर दिया, N1V1 इक्वल टू N2V2 मान के, तो 0.02 इंटू V1 इक्वल 0.02 इंटू 10। तो देखो ये आपस में पूरा कट जाएगा, अब 0.02 कट गया, V1 कितना आ गया 10 ml। तो इस टाइप से हमने इस क्वेश्चन को किया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा बहुत हो जाता है मिस्टेक, खासकर न्यूमेरिकल्स में हो जाता है आप मिस्टेक, जैसे मैं अभी 0.02 को 0.2 मान रहा था, तो ये चीज़ें आपको भी ध्यान रखनी होगी। इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। काफी कुछ आज सीखने को मिला हमें, जैसे हमने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालना सीखा, नॉर्मेलिटी निकालना सीखा, उससे पहले एन फैक्टर को निकालना सीखा, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन को हमने देख लिया कैसे निकालना है। तो काफी अच्छा सेशन था और काफी मजा आया ये सेशन करके। इसी सेशन में हमने बहुत सारी चीजें अभी मिस की है, जैसे बैलेंसिंग हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, बैलेंसिंग कैसे करते हैं। उसके बाद फिर हम टाइट्रेशन देखेंगे एंड देन इलेक्ट्रोड्स हम करने वाले हैं। तो सारा का सारा जो आपका सिलेबस है वो कवर किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ छूट जाएगा। एक एक चीज जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो सब की जाएगी, और क्वेश्चंस तो आपको मैं करवाता ही हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कॉपी पेन लेके बैठो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और बताएं आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए। मैं ट्राई करूंगा रेड ऑफ के बाद जिस भी टॉपिक पे आपके ज़्यादा मैसेजेस आते हैं या ज़्यादा कमेंट्स आते हैं उसको स्टार्ट करेंगे, ना कि हम एक तरीके से मतलब होता है ना सीक्वेंस में चलें। बट आपको जो चाहिए हमें तो वो देखना है, तो आप कमेंट करके बताएं और इसी तरीके से जुड़े रहें, ऐसी सीरीज चलती रहेगी और आपका भी बेनिफिट होगा और हमारा भी। तो इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।